विद्यार्थियों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, बिलियन के अंतर्गत हम सांद्रता की इकाई पढ़ रहे हैं और आज हम बिलियन की सांद्रता में बात करेंगे नॉर्मलता की। तो नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मलता को हम इस प्रकार समझते हैं कि हमारे पास 1 लीटर बिलियन है। ये हमने इसमें क्या ले लिया? 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन। अब 1 लीटर बिलियन है, इसका मतलब इसमें 2 घटक हैं इसके, ए और बी। एक विलेय है और एक विलायक है। एक घटक हो गया आपका क्या? विलेय, और दूसरा घटक क्या हो गया? विलायक। और उससे क्या बना? 1 लीटर बिलियन बना। तो इस 1 लीटर बिलियन में विलेय जो पदार्थ है हमारा, उस विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। मतलब उसकी जो सांद्रता आएगी वो किस में आएगी? एन में। तो नॉर्मलता क्या हो गई? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मलता को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, नॉर्मलता एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन। नॉर्मलता क्या हो जाएगी? और ये लीटर। तो नॉर्मलता हो जाएगी विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन। अब बात आती है कि एक ग्राम तुल्यांक होते क्या है। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है तुल्यांकी भार से, तुल्यांकी भार मतलब विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक क्या होंगे? विलेय की ग्राम मात्रा W और उसका तुल्यांकी भार E। तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय की ग्राम मात्रा WA अपॉन उसका तुल्यांकी भार EA। किसी विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक होता है उस विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन उसका तुल्यांकी भार। अब बात आती है कि ये तुल्यांकी भार जो है ये क्या होता है? तुल्यांकी भार EA, विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है। जैसे अगर इस सूत्र को मैं इस तरीके से लिख दूं, विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या लिख सकता हूं? विलेय के ग्राम तुल्यांक लिख सकता हूं मैं विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे? विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब ये बिलियन का आयतन हमारा किस में भैया? लीटर में है ना। तो लीटर को हम ml में लें तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना करोगे? 1000। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो गया? विलेय की ग्राम मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला आ गया। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, n बराबर विलेय की ग्राम मात्रा को किससे व्यक्त करते हैं? WA से, WA इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार को किससे व्यक्त करेंगे? EA से इंटू विलियन का आयतन, पूरे विलियन का आयतन VmL। लीटर को किस में लिया आपने? ml में, तो VmL। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका? नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता बराबर WA इंटू 1000 अपॉन EA इंटू VmL। ठीक है।
अब बात आती है तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर बोलते हैं इसको संयोजकता कारक, या एन कारक भी लिखा जा सकता है, एन फैक्टर, एन एफ या संयोजकता कारक। और ये क्या होता है, ये आपका अम्ल हो या क्षार हो, कोई अम्ल है तो उसकी क्षारकता और क्षार है तो उसकी अम्लता की जो वैल्यू होती है वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर। जैसे मान लीजिए हमको HCl का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो इस HCl का तुल्यांकी भार निकालना है तो HCl का अणुभार निकालोगे पहले, और अणुभार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना 35.5, टोटल अणुभार कितना आ गया 36.5। अब ये तो हमारा क्या है, अणुभार है। ये तो क्या है भैया, बात समझ में आ रही है कि नहीं। HCl का हमने अभी क्या निकाला है, अणुभार। हमको क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालोगे तो अणुभार कितना 36.5 अपॉन एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर HCl का क्या है, तो आपको पता है HCl का आयनन करोगे तो H+ और Cl-। बोलो आवेश का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो आवेश की जो संख्या होती है वही एन फैक्टर होती है। तो यहाँ आवेश कितना है, 1, या 1 H+ आयन है इसके पास, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वही 36.5। इसका मतलब HCl का अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों ही क्या होते हैं भैया, सेम। मान लीजिए आपसे पूछा H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। हमको किसका तुल्यांकी भार निकालना है, H2SO4 का। अब H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है तो यहाँ H2SO4 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, अणुभार निकालना पड़ेगा। तो जब इसका अणुभार निकालोगे, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, सल्फर का कितना हो गया 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 का कितना हो गया 64। बोलो 6 3 9 और 8 कितना आ गया अणुभार 98। लेकिन इस सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको एन फैक्टर चाहिएगा, और एन फैक्टर संयोजकता कारक निकालोगे तब अणुभार में संयोजकता कारक का भाग दोगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, तुल्यांकी भार। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ आपके पास अणुभार आ गया सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब एन फैक्टर क्या है, तो देखो इसका आयनन करो सल्फ्यूरिक अम्ल का 2H+ और HSO4-, मतलब 2H+ आयन है इसके पास। वैसे तो क्या होता है, आप सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना बनाओ। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और ये 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये कितने H+ आयन दे सकता है, एक यहाँ से H+ दे सकता है और एक यहाँ से H+। तो जितने OH होते हैं ना अम्ल के पास, वही H+ आयन आएगा कहाँ से, जहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्डिंग होगी। तो इसकी अम्ल की क्षारकता अगर मैं बात करूँ, इस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता, तो वो कितनी है 2। मतलब कितनी H+ आयन दे सकता है, ये 2 H+ आयन दे सकता है। तो इसका एन फैक्टर भी कितना हुआ 2। इसलिए अपन बोल देते हैं कि जो आवेश है वही एन फैक्टर होता है, या अम्ल की क्षारकता जो है वो उसका एन फैक्टर होता है, या कितने वो H+ आयन दे रहा है वो उसकी क्षारकता एन फैक्टर होता है। तो यहाँ एन फैक्टर कितना रहेगा, संयोजकता कारक सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 रहेगा। दोनों तरीके से समझ लो, 2 H+ आयन दे सकता है, इसकी क्षारकता कितनी है 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। अब आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार को ई से व्यक्त करते हैं, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार अपॉन एन फैक्टर। अणुभार कितना आया 98 अपॉन एन फैक्टर कितना है 2। 2 से इसको डिवाइड करोगे 49।
देखिए HCl अम्ल में अणुभार और संयोजकता कारक, अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों समान आ रहा है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल में अणुभार तो कितना है 98 और इसका तुल्यांकी भार कितना आ रहा है 49। तो अणुभार को जब उसके n फैक्टर से डिवाइड करोगे तब आपका क्या आएगा तुल्यांकी भार। और नॉर्मलता में क्या लेते हैं हम, ग्राम तुल्यांक निकालने होते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं नॉर्मलता। और ग्राम तुल्यांक क्या होता है विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। तो हमको तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये आपका 7वां पार्ट चल रहा है विलयन के अंतर्गत। एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं हम और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी साथ के साथ देख रहे हैं। इसके अलावा आपको लाइव क्लास के अंतर्गत इसका NCERT सॉल्यूशन पूरा कराया जाएगा। इसलिए आप भाई वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। जैसे मैंने एक लिया H3PO4, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल है। और एक है हमारे पास H3PO, देखो फैक्टर निकालना, अगर फैक्टर निकाल पाए तो तुल्यांकी भार नहीं निकलेगा क्योंकि अणु अपॉन फैक्टर आपका होता है। दो, एक H3PO4 है और एक H3PO3। तो अब ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो इसका 3H+ दे देगा, ये भी 3H+ दे देगा। इसको आप ऐसे समझो, जब आप इनकी संरचना बनाओगे, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, कितनी ऑक्सीजन बची 3, तीनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगी। अब तीनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा हाइड्रोजन। तो बोलो H3PO4 में कितने H+ आयन प्राप्त होंगे आपको, H+ आयन 3। तो इसका n फैक्टर जो है वो 3 रहेगा। या मैं ये बोल दूँ इसकी क्षारकता क्या है, तो क्षारकता होती है यहाँ ये कितने H+ आयन देगा, तो जितने OH होंगे ना उतने ही देगा क्योंकि हाइड्रोजन यहीं से निकल सकती है। तो क्षारकता इसकी कितनी हो गई 3। ये क्षारकता जो 3 है वही इसका n फैक्टर है। अब इसमें देखिए आपको अंतर देखने को मिलेगा, यहाँ भी सेंटर परमाणु कौन है फास्फोरस, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, कितनी ऑक्सीजन बची 2। ये 2 ऑक्सीजन आपके 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी। अब एक हाइड्रोजन बची, वो इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना ले। ये इनकी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको। लुईस संरचना बनाते हैं हम 11th क्लास में पढ़ा है, नहीं आती है तो आपको लुईस संरचना का भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए अब ये कितने H+, यहाँ तो लग रहा था हमको 3H+ आयन देगा, लेकिन ये 2 ही H+ आयन देगा, एक यहाँ से देगा एक यहाँ से देगा। तो इसकी क्षारकता कितनी हुई 2 हुई न कि 3, इसलिए इसका n फैक्टर भी कितना रहेगा 2। n फैक्टर आना चाहिए निकालना, अगर n फैक्टर नहीं आएगा तो आपका तुल्यांकी भार नहीं निकलेगा, और तुल्यांकी भार नहीं निकलेगा तो नॉर्मलता का क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो। इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर H3PO2 ले लेता, H3 इधर देख लो H3PO2 और इसका n फैक्टर निकालना है, तो वही सेंटर परमाणु फास्फोरस है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी, एक ऑक्सीजन बची ये O और यहाँ ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन और बची, तो ये 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से सीधे जुड़ेगी ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है वही H+ दे सकता है। तो यहाँ अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन है ना, उससे हाइड्रोजन जुड़ी है, इसलिए ये H+ आयन नहीं होंगे, केवल यहाँ से एक H+ आयन प्राप्त होगा इसको, और एक H+ आयन प्राप्त होगा। इसका मतलब इसका क्षारकता कितनी होगी n फैक्टर, तो n फैक्टर हो जाएगा इसका 1, अर्थात क्षारकता की बात करेंगे तो क्षारकता कितनी हो जाएगी इसकी 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं।
ठीक है, चले आगे। तो वीडियो को पॉज करके इसका आप नोट्स तैयार कर सकते हो। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखिए भाई, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है और इस सल्फ्यूरिक अम्ल का 250 ml विलयन बनाया गया है। तो इसकी क्या निकालनी है, 250 ml विलयन है, इस विलयन में इसकी क्या निकालनी है, आपको नॉर्मलता निकालनी है। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल से 250 ml विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की नॉर्मलता, तो आप देखो ये 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये आपके पास विलय की मात्रा आ गई WA। आपके पास विलयन कितना है, तो 250, ये आपके पास आ गया विलयन का आयतन। अब इसका आपको क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। इसका आप सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालोगे, तो अभी हमने देखा था सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार अपॉन n फैक्टर। तो अणुभार अभी अपन ने निकाला था, कितना आया था 98, और n फैक्टर सल्फ्यूरिक अम्ल का 2H+ आयन है, इसका मतलब 2, कितना आया 49 इसका क्या आ गया, तुल्यांकी भार आ गया। अब फॉर्मूला आपके पास है ये, नॉर्मलता n बराबर विलय की मात्रा कितनी है 4.9 इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार कितना है 49 इंटू विलयन का आयतन कितना है 250। बताओ, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ गई, 2 0 से 2 0, 49 से 49 कितने से कट जाएगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 2/5, 2/5 को क्या लिख सकता हूँ 0.4। तो इस विलयन की नॉर्मलता 0.4 है। बात समझ में आई क्या। 4.9 ग्राम H2SO4 से कितना विलयन बनाया गया, 250 ml। देखिए एक एक बात को 2 से 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, 2 से 3 बार तो मैं ही रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता बार बार आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए। एक एक टॉपिक यूनिट का मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके कंप्लीट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है उसका एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा। बस आप लोगों का साथ होना चाहिए, और साथ के लिए आपका क्या चाहिए, एक तो लाइक का बटन और वीडियो का शेयर, और नए विद्यार्थी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, विलय हो गया, विलय की मात्रा आ गई हमारे पास 4.9 ग्राम। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लिया। बोलो तुल्यांकी भार बराबर हमने क्या पढ़ा था, अणुभार अपॉन n फैक्टर। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है 98, n फैक्टर कितना होता है 2। आवेश की मात्रा काउंट कर लो इस पर, 2H+ SO4 -2, प्लस आवेश देखो तो 2 और माइनस आवेश देखो तो 2, जबकि H+ आयन कितने दे रहा है, वो इसका n फैक्टर हो गया 2 दे रहा है, 2 से डिवाइड किया 49 आया, ये इसका क्या आ गया तुल्यांकी भार। विलयन का आयतन हमारे पास था, फॉर्मूले में रखा, सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया 0.4n, इस विलयन की नॉर्मलता है। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और देखो, तो देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, न्यूमेरिकल बेस यूनिट है तो न्यूमेरिकल तो आपको निकालने पड़ेंगे। अभी तो और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आगे आएंगे, या अभी तो सांद्रता की इकाई चल रही है। फिर देखिए 40 ग्राम NaOH से 500 ml विलयन बनाए हैं। 40 ग्राम NaOH है हमारे पास और इससे विलयन कितना बना 500 ml, तो इस विलयन की नॉर्मल था बताइए। तो बताओ विलय की मात्रा आ गई ना आपके पास WA,
40 ग्राम। विलयन का आयतन आ गया आपके पास 500 ml। NaOH का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकाल लो। तुल्यांकी भार किसका निकालना है, NaOH का। क्या करोगे, अणुभार अपॉन N फैक्टर। NaOH का अणुभार कितना होता है, 23 तो सोडियम का हो गया, 16 ऑक्सीजन का हो गया, 1 हाइड्रोजन का हो गया, कितना आता है इसका 14। अब तो याद हो गया होगा, 2-3 बार काम में आ गया। कितने धनावेश है कितना ऋणावेश है, यूँ काउंट कर लो, 1 प्लस और 1 माइनस, Na प्लस और OH माइनस। तो N फैक्टर कितना है इसका, 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो वही 40। इसका मतलब NaOH जो है उसका अणुभार और तुल्यांकी भार सेम होता है। नॉर्मलता निकालनी है, फॉर्मूला आपके पास यही है, N बराबर WA की मात्रा कितनी है 40 ग्राम इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार कितना आ रहा है 40 इंटू विलयन का आयतन कितना है 500। 40 से 40 गया, 5 से ये गया 2 बार, ये आ गया जी आपका 2N आंसर। इस विलयन की नॉर्मलता कितनी है, 2N है। बोलिए, बात समझ में आई। तो ये थी हमारी सांद्रता की इकाई में आज हमने पढ़ी नॉर्मलता के बारे में। ओके, अगली क्लास में हम सांद्रता की अगली यूनिट की बात करेंगे और वो बात करेंगे हम फॉर्मलता। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया, आयतन प्रतिशत निकाल लिया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने इसमें सांद्रता पढ़ ली, मोललता पढ़ ली और क्या पढ़ लिया हमने, नॉर्मलता। अब अगली यूनिट की हम बात करेंगे फॉर्मलता की। फॉर्मलता के बाद हम बात करेंगे मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शंस, मोल अंश की। तो लगातार आप वीडियो के या चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और थैंक यू सो मच।